नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो यह कहाँ है, तो यह हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसमें है अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में। और इसी भाग 3 को ही क्या कहा गया है, तो यह मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर सबसे पहले जानकारी रखें, हम बता दें मूल अधिकार के संबंध में, तो हमारे देश में जितनी भी परीक्षाएं होती है, खास करके नौकरी से संबंधित परीक्षा और जो भी परीक्षाएं होती है, उस परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मूल अधिकार, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। आगे हम लोग देखें मूल अधिकार कहते किसको हैं, तो मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के किसी भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के भौतिक अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और दूसरी बात करें तो नैतिक, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक व धार्मिक दोनों विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। आगे बात करें तो यह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करती है। क्या क्या करती है मूल अधिकार, तो पहले हम लोगों ने देखा जो कि भौतिक और नैतिक विकास के लिए तो आवश्यक क्या है, अर्थात भौतिक और नैतिक विकास तो होगा ही व्यक्ति का, इसके साथ साथ राज्य अगर किसी प्रकार की व्यक्ति को अगर मूल अधिकार के हनन करता है, अर्थात राज्य के खिलाफ व्यक्ति को आज़ादी सुनिश्चित करता है। आगे हम लोग बात करें तो संवैधानिक उपबंध के बारे में देखें। मूल अधिकार के संवैधानिक उपबंध अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संबंध में देखें तो मूल अधिकार लिया कहाँ से गया, हमारे संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है लेकर के, तो वह सर लिया गया है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। किस भाग में है, तो वह संविधान के भाग 3 में है। इसे लिया कहाँ से गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। और इसी भाग 3 को अर्थात फंडामेंटल राइट्स को ही भारत में अर्थात हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है, तो वह दी गई है मैग्ना कार्टा की। अर्थात मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से उल्लेखित हुआ, इसके संबंध में हम लोग देखें तो लगभग 800 वर्ष पहले अर्थात 1235 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड के नागरिकों को एक अधिकार दिया गया, वह दस्तावेज दिया गया था। एक मूल रूप से एक वहाँ के लोगों को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया कुछ। उस अधिकार को, उस दस्तावेज को जो नाम दिया गया, उस दस्तावेज का नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। उसी मैग्ना कार्टा के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में जो शामिल है मूल अधिकार, इस मूल अधिकार को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आगे बात करें तो भाग 3 जो है यह न्यायोचित प्रकृति में है, अर्थात न्यायोचित प्रकृति की बात करें तो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अगर किसी संस्था द्वारा, राज्य द्वारा या सरकार द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, जिसका मौलिक अधिकार का हनन होगा वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उस व्यक्ति का क्या करेगी, तो संरक्षण प्रदान करेगी। आगे बात करें हम लोग तो मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे, इसके संबंध में देखें तो मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 6। कितने अधिकार थे, मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में, तो कुल 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, तो वह कुल 6 अधिकार शामिल हैं। एक अधिकार कहा गया, उसके संबंध में देखें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, किस अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 व अनुच्छेद 31 को हटा करके मूल अधिकार से अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया, और 300 क में शामिल करके संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार बना दिया गया। एक जो अधिकार था वर्तमान समय 6 है, तो पहले कितना था, 7। एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके मूल अधिकार से कानूनन अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 क के तहत।
अगर बात करें वर्तमान समय में तो 6 मूल अधिकार है ही। यह 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं उसकी अगर चर्चा करें तो याद रखिएगा, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा बात करें तो वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है अनुच्छेद 32। आगे हम लोग देखें तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वह सशक्त नागरिक को निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध कर पाते हैं। मूल अधिकार क्या है? एक व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, हमारे देश में रहने वाले नागरिक को क्या करती है? सशक्त बनाती है, अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाती है। राज्य के कठोर जो नियम अगर किसी प्रकार का अप्लाई करता है तो उस कठोर नियम के प्रति सचेत भी करती है, नागरिक को क्या करती है? तो मूल अधिकार हमारे देश के नागरिक को क्या बनाती है? तो एक सशक्त नागरिक के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर दमनकारी नीति के लागू किया जाता है व्यक्तियों के ऊपर, नागरिक के ऊपर, तो नागरिक उसे खुलेआम विरोध कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मूल अधिकार को हमने पहले भी बता दिया, जो कि नागरिक को, मूल अधिकार को न्यायालय के द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है, तो वह न्यायालय में भी जा सकते हैं। आगे हम लोग बात करें मूल अधिकार की विशेषताएं के संबंध में। मूल अधिकार की कौन कौन सी विशेषता है? तो पहली विशेषता देखें, जो कि मूल अधिकार न्यायोचित है। इन अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय जाया जा सकता है। अर्थात यह बात करें, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा तो व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकते हैं? तो कोर्ट का सहायता ले सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है, अर्थात गारंटी, पूर्ण रूप से गारंटी दी जाती है, जो कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। अर्थात मूल अधिकार है, इसकी गारंटी, और इसके द्वारा नागरिकों की क्या प्रदान की जाती है? सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा विशेषता? इसे मूल अधिकार न्यायोचित है। दूसरा क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार को गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। तीसरा बात करें तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त है। राज्य के खिलाफ क्या है? तो मूल अधिकार प्राप्त है। अगर मान के चले जो कि राज्य अगर किसी प्रकार की गलत नीति का प्रयोग करते हैं, अगर किसी प्रकार की दबाव बनाते हैं, दमनकारी नीति का प्रयोग करती है, तो मूल अधिकार क्या करती है? राज्य के खिलाफ, अर्थात मूल अधिकार के द्वारा, मूल अधिकार के माध्यम से व्यक्ति उसे के खिलाफ, राज्य के खिलाफ आवाज उठा सकती है, न्यायालय में जा सकती है। अगला देखिए कौन कौन सी विशेषता है। तो तीसरा विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात मूल अधिकार सीमित है। राज्य के द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इसे सीमित किया गया है। मूल अधिकार क्या है? सीमित है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। बोलने का अधिकार दिया गया है। अगर वाक स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं उसका दुरुपयोग करके जो मर्जी चाहे या किसी को भी कुछ गाली दे दे या कुछ भी बोल दे। अर्थात इसमें भी कहीं ना कहीं मूल अधिकार में को सीमित किया गया है, अर्थात यह सीमित नहीं है मूल अधिकार। और इसे युक्त निर्बंधों के आधार पर या उपयुक्त क्या होना चाहिए व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, इसके आधार पर इसे सीमित किया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसे घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अर्थात संविधान में जो हमारे मूल संविधान में जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है उसमें जो शक्तियां दी गई नागरिक को, जो अधिकार दिया गया है उसे घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से। इस प्रकार क्या है? तो यह अधिकार अस्थायी नहीं है। अगली अधिकार की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 जब लगेगा तो उसके दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर संबंध जितने भी मूल अधिकार हैं वह सभी निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय
क्या हो सकती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 जब लगाया जाएगा तो उस समय लागू किया जाएगा, तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं सभी अर्थात सभी स्वतः निलंबित किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार की विशेषताओं के संबंध में हम लोगों ने क्या देखा है, पहला विशेषता क्या देखा, तो मूल अधिकार न्यायोचित है, अर्थात इसका कोई हनन होगा तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। दूसरा हम लोगों ने देखा जो कि मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। तीसरा हम विशेषता हम लोगों ने क्या देखा, जो कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त है, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। अगली विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात सीमित है, युक्त निबंधनों के आधार पर सीमित किया गया है मूल अधिकार को। अगली विशेषता की बात करें तो यह अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन करके इसमें मूल अधिकार की शक्ति को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अगली विशेषता की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आगे हम लोग देखें जो कि वर्तमान समय में कौन कौन से मूल अधिकार है, कुल 6 की बात की है, यहाँ 5 है, मिस्टेक हुआ, छठा भी होगा। पहला है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हुआ है 25 से 28, और पांचवा यहाँ पहले देख लीजिए, छठे नंबर पे है। पांचवा यहाँ हम लोग बात करें तो वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 व 30, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। कौन कौन से अधिकार है 6, तो याद रखिएगा, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे हम लोग देखें तो यहाँ अनुच्छेद 12 के संबंध में, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है उसमें हम लोग सबसे पहली आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 के माध्यम से राज्य को परिभाषित किया गया है, अर्थात राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहेंगे उसका वर्णन किया गया है। वे संस्थाएं किसे कहेंगे राज्य, तो वे संस्थाएं जिसकी स्थापना सरकार करते हैं, और वे संस्था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ा होता है उसे राज्य कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हम लोग को देखें तो स्थानीय आधार पर देखें, सबसे स्थानीय निकाय की बात करें तो नगर पालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, ये सभी हो गई। उसके अतिरिक्त बात करें तो जितने भी विधायी अंग है और कार्यकारी अंग है, इसके अतिरिक्त देखें राज्य सरकार के अंतर्गत भी देखने की बात करें तो राज्य सरकार में जो विधायी अंग है और जो भी राज्य विधानमंडल है, इसके अतिरिक्त जो भी वैधानिक और गैर संवैधानिक जो अधिकार जो प्राधिकरण है जैसे कि LIC, ONGC, सेल, इसके अतिरिक्त जो भी निजी कंपनियां जो कि सरकार से जुड़ी होगी वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अर्थात राज्य के अंतर्गत शामिल होगा। तो राज्य की परिभाषा किसमें उल्लेखित है, तो वह अनुच्छेद 12 में। किसे कहेंगे राज्य, अनुच्छेद 12 के आधार पर तो वे संस्था जिसकी स्थापना सरकार करती है, और एक वैसी संस्था है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी होती है। दूसरा बात करें अनुच्छेद 13 के संबंध में, अगली अनुच्छेद, यह न्यायालय को अधिकार देता है जो किसी भी विधि वह विधि जो मौलिक अधिकार का हनन करता है उसका समीक्षा, पुनरावलोकन व असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 13 यह अधिकार देता है न्यायालय को, अगर कोई कानून, अगर कोई विधि जो व्यक्ति की, नागरिक की मौलिक अधिकार का हनन करता है तो न्यायालय उस कानून का समीक्षा कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है और उस कानून को असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। कानून, अगर यहाँ बात करें विधि अर्थात विधि की बात करें या कानून की बात करें तो वह विधि की बात करें कौन सा विधि होगा इसके बारे में याद रखिएगा। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अर्थात भारत में स्वतंत्रता के पहले के कानून और बाद के कानून, ये दोनों कानून, कोई भी कानून हो जो मूल अधिकार का हनन करता है उस कानून को क्या करती है न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के माध्यम से उसे
समीक्षा कर सकती है, पुनरावलोकन कर सकती है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो यहाँ हम लोगों ने अभी तक कितने आर्टिकल के देखे, तो कुल 2 आर्टिकल के देखे हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की गई है, तो वे संस्था जो सरकार से जुड़ी हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे अनुच्छेद 12 के अनुसार। अनुच्छेद 13 क्या किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 13 वो है जो कि अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायपालिका को वह अधिकार दिया गया है जो कि अगर कोई कानून, अगर कोई विधि व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, चाहे वो कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, अगर कोई भी विधि हो स्वतंत्रता से पहले की या बाद की, अगर वह कानून या विधि व्यक्ति की या नागरिक की मूल अधिकार का हनन करता है, तो वह न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस कानून की समीक्षा करेगी, पुनरावलोकन कर सकती है या असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।